कि आपको स्ट्रगल में साथ खड़ा हो कोई नहीं मिलता, लेकिन आप जब सफल हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो आपको हर जगह से कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलते हैं, राइट? कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। व्हाट डू यू फील कि हर एस्पिरेंट को कौन सी चीज़ें करना चाहिए जिसकी उसकी प्रिपरेशन और आसान हो पाए? सबसे पहले तो जो भेड़ चाल का माहौल है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप हर एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है? सबसे पहले स्वयं पर भरोसा रखना। यदि आप स्वयं पर भरोसा नहीं रख सकते तो आप गलतियां करेंगे। इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? और पहली बार तो डर लगता है ये सब, राइट। सीधी सी बात है। पहली बार आप जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो वो असाधारण होता है, अपने लिए असहज होता है। नमस्कार एवरीवन, दिस इज योर होस्ट आशीष नामदेव और वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ इंडियन एस्पिरेंट शो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस्टर शुभम अग्निहोत्री से। तो इनसे बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन लाइफ के बारे में, क्योंकि जब इनकी प्रिपरेशन लाइफ स्टार्ट हुई थी एंड जब मैंने अपना करियर लाइब्रेरी में स्टार्ट किया था तब हमारी मुलाकात हुई थी, और तब से लेकर अब तक हम लोग जब बात हुआ, जब सिलेक्शन के बाद में नाम देखा कि यार शुभम अग्निहोत्री का नाम इस लिस्ट में, दिल को बहुत खुशी मिली कि हमारे साथ में जिनके साथ हमने जिनकी जर्नी देखी है, उनकी प्रिपरेशन लाइफ देखी है, उनकी सक्सेस स्टोरी भी हम आज कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर शुभम अग्निहोत्री ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। शुभम भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुभम भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि जैसे मैंने आपको कॉल किया एंड वी हैड कि यार आपका नंबर सेव था एंड आई सेड कि यार मेरा नंबर भी सेव था आपके पास में। इट वाज इंटरेस्टिंग लाइफ, आपकी प्रिपरेशन लाइफ क्योंकि मैंने देखी है। प्रिपरेशन लाइफ के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट किया, प्रिपरेशन लाइफ कैसे रही, क्या हुआ बोला रहा हूँ स्टार्ट मार्क पे? प्रिपरेशन का तो ऐसा है कि 2016 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है बीएससी, ओके, उसके पहले घटनाएं हो जाती हैं कि जैसे इंजीनियरिंग करने में जाता हूँ, लेकिन 2 महीने में छोड़ कर आ जाता हूँ। ओके, मन नहीं लगता है, वापस आके फिर बीएससी कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसीज में, लेकिन फिर मन नहीं करता है कि नहीं जाना है, महानगर में नहीं जाना है। तो अब क्या करेंगे, विकल्प नहीं होते हैं, राइट। तो मुझे हॉबी है कि हमेशा से मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं एमए कर लेता हूँ। उस समय तक आई वाज लाइक हेडलेस चिकन, मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। और एमए के करने के दौरान ही हमारे यहाँ पर एक अधिकारी थे, श्री अखिलेश जैन जी, एसडीएम थे उस समय, तो उनकी पोस्टिंग होती है और वो एक नवाचार करते हैं कि शहर के बच्चे लोक सेवा में आए, राज्य सेवा में आए, तो उसके लिए एक वो संस्थान में कोचिंग शुरू करते हैं और उसका नाम आनंदम रखते हैं। और उस आनंदम में मैं पढ़ने जाता हूँ, सर से मिलता हूँ और सर को देखकर मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। फिर वहाँ हमारे एक और उस समय के अधिकारी आते हैं, श्री विजय यादव जी, वो उस समय सीडीपीओ हुआ करते थे और 2018 बैच में डिप्टी कलेक्टर चयनित है, वर्तमान में पोस्टेड है। उनसे मिला तो मेरी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो एक दिन मम्मी के काम से मैं ऑफिस गया हुआ था, तो वो सीडीपीओ थे, उनसे मिला तो उन्होंने मुझे रोक लिया, क्या करते हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, तो फिर इसकी तैयारी करूँ ना। उन्होंने बताया ओके, और पढ़ने का शौक है, उन्होंने पूछा, मैंने पुस्तकें पढ़ना पसंद है, तो पढ़ लोगे तो करो इसको। और उस कोचिंग से और सर से मिलने से, दोनों सर से मिलने से, अखिलेश जी से और विजय यादव जी से, मुझे लगा कि अब मुझे इसमें कूदना चाहिए। और 2018 से मैं इसकी प्रिपरेशन में आया पहली बार, और मैंने 18 का एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया, 1 नंबर से फेल हो गया। फिर ठीक है, अच्छे शुरू करते हैं, एमए कंप्लीट किया। पहले 18 के एग्जाम में प्रीलिम्स में फेल हुए? प्रीलिम्स से फेल हो गया, 2018 का जो प्रीलिम्स था ना उसमें फेल हो गया। ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि पहले अपना एमए कंप्लीट करते हैं। एमए कंप्लीट करने के बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू की, घर पे अपने 4 जूनियर्स से उनको बुलाया, ओके, उनको पढ़ाता था मैं, किताब से पढ़ के उनको पढ़ाता था। पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें क्लियर हुई, और इसी जर्नी में फिर मैं 2019 में इंदौर आता हूँ, और आपने जब लाइब्रेरी स्टार्ट की तो मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, और वहाँ से फिर कोविड के बाद वापस जाना होता है। लेकिन 2019 की परीक्षा में जो तब से यात्रा शुरू हुई थी, वो शायद कल जाकर खत्म हुई। वंडरफुल। इसके अलावा 2019 से लेकर 2024 का सफ़र जो है बहुत लंबा रहा है, और आई एम श्योर कि ये बहुत हेक्टिक रहा होगा, बहुत प्रेशर इसके अंदर हर एस्पिरेंट को रहा है, बहुत परेशानियां हुई है। 2019 से लेके 2023 में जब रिजल्ट आ रहा है आपका फाइनल में, इस टाइम स्टैम्प के अंदर क्या हुआ, क्या लाइफ थी इसके अंदर? 2019 में जब शुरू किया तो किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा, किसी को पता नहीं था कि कोविड महामारी आ जाएगी, और सब उम्मीद के साथ लगे हुए थे। फिर अचानक से 19 गया, जो प्रक्रिया चलती रही, कोर्ट केस हुआ, विवाद हुआ, फंसा मामला, उम्मीद लगाए रहे कि होगा, हल होगा। लेकिन जैसे मुझे कविताएं लिखना भी पसंद है, तो जब भी निराश होता था तो कविता लिख लेता था, जब भी खुश होता था तो कविता लिख लेता था, या कुछ ज़्यादा ही हो गया तो नए प्रश्न आ गए तो पुस्तकों में ढूंढ लेते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो तैयारी है
उसके लिए हम पढ़ते रहे। और 2021 में भारत सरकार ने भर्ती प्रक्रिया चालू की थी, तो उस समय मैंने कोविड के टाइम पर अप्लाई किया ग्रामीण डाक सेवा के लिए, और 2021 में मेरा चयन हुआ। तो 2021 से मैं तब से 2021 सितंबर से मैंने साथ तैयारी तो पीएससी की चलती रही, साथ साथ ग्रामीण डाक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं भी देता रहा हूँ। वर्तमान में अभी भी कार्यरत हूँ। नाइस, वंडरफुल स्टोरी। आपने प्रिपरेशन जो किया, प्रिपरेशन का बैकग्राउंड क्या था आपका, कि कैसे आप पीएससी अट्रैक्ट किया? जैसे आपने बताया कि आपको इंस्पिरेशन मिला वहाँ से, पीएससी के पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आप कहाँ से आते हैं और कैसे इसकी पूरी स्टार्टिंग आपने किया? मैं मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर से आता हूँ, और हमारे घर में मेरी जो पापा लोग हैं उनमें 5 भाई हैं, और हमारे घर में किसी ने भी सिविल सेवा की तैयारी नहीं, और मैं अपनी जनरेशन में आखिरी बच्चा हूँ। ओके, ठीक है, सब मेरे जो कजिन्स वगैरह हैं सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, और फिर मैंने चुना इस रास्ते को कि मैं करके देखता हूँ। किसी ने नहीं किया, मुझे करना चाहिए। जैसे कहते हैं संयोग बनते गए, सर से मिलना हुआ, मम्मी का आंगनवाड़ी में होना, वो लोग मिले तो प्रेरणा मिली, संयोग बनते गए, शुरू किया। वही पुस्तकें पढ़ना पसंद है, तो इतना जान के कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं, तो कौन मिलेगा, उसमें गूगल किया, अमेज़ॉन किया कि पुस्तक पॉलिटी के लिए कोई बुक, तो लक्ष्मीकांत आ गई। लक्ष्मीकांत को पढ़ दिया, जूनियर्स को पढ़ाया, 45 दिन पढ़ाया जूनियर्स को 3-3 घंटे बैठाल के। तो लक्ष्मीकांत खुद को भी समझ आई, उनको भी समझ आ गई। फिर ऐसे ही करके देखा कि दृष्टि पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। जैसे हिंदी साहित्य पसंद है तो उनकी थोड़ी जो भाषा होती है अच्छी लगती है व्यवस्थित मुझे, तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए एक करके उन बुक्स को मंगाना शुरू किया। उनको पढ़ा, और इस तैयारी में वो अच्छे से मुझे समझ आ गई। नाइस। तो बेसिकली आपका बुक्स एंड रिसोर्सेज में आपने दृष्टि से पढ़ा, दृष्टि से, गूगल का हेल्प लिया और सेल्फ स्टडी किया। बिल्कुल राइट। इसके अलावा और कोई बुक्स एंड रिसोर्सेज जो आपने यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी के अंदर? अपनी प्रिपरेशन के लिए अलग से तो मैं केवल सरकारी जो हमारे स्रोत होते हैं, बजट हुआ, पढ़ने का शौक है तो उन्हीं को ही यूज़ करना पसंद करता हूँ। क्यों? सरकार से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं है राइट हमारे लिए। हम जिस परीक्षा में जा रहे हैं सरकार के लिए, सरकार के सेवक के रूप में, लोक सेवक बनने के लिए जा रहे हैं, तो सरकार जो आपको डेटा प्रोवाइड कराती है आपको उस पर रिलाई करना होगा। उसमें आपको पता होता है कि देश किस तरीके से विकास कर रहा है, देश किस तरीके से प्रगति कर रहा है, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं। राइट। तो जब आप सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उनके समाधान भी आते हैं। करेक्ट। तो आपको एक लोक सेवक के रूप में समाधान ढूंढना है, तो मुझे पढ़ने के बाद चिंतन और मनन करना पसंद है। मुझे आपसे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करना है कि 2019 में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया आपने, फिर 19 में 20 में क्या फॉलो किया, कैसे आपने किया। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी के बारे में इन डेप्थ बात करनी है, बट उसके पहले मुझे जानना है प्रिपरेशन, जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद की लाइफ क्या हुई, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस एक दिन में आपने क्या महसूस किया है? इसको मैं 2 किस्सों से बताना चाहूँ। मैंने 2019 का भी इंटरव्यू दिया, 2020 का भी। ओके। 2020 का जब रिजल्ट आया तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, लिस्ट में नाम था लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम था। ओवरऑल 10 वेटिंग थी, लेकिन अपनी कैटेगरी में मेरी 2nd वेटिंग थी, EWS। तो उस रात लगभग 8:40 या 9:30 के आसपास, यही कोई समय रहा होगा, रिजल्ट आया होगा। मैं अपनी मेंस 2021 के लिए पढ़ रहा था बैठा बैठा। घर पर कोई नहीं था, फैमिली वाले सब मथुरा घूमने गए थे, मैं अकेला था। और ऐसे समय में रिजल्ट आना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, घर वालों को कुछ नहीं बताया। ओके। और लिस्ट में नाम नहीं आया, और घर वालों को आना शाम को 4 बजे तक। सही। वो भले 4 बजे आ गए, तब भी उनको नहीं बताया कुछ ऐसा कुछ हुआ है। मैंने सोने का नाटक किया कि मेरी उस रात नींद नहीं लगी। कुछ अपने लोग थे, घर आए, दोस्त लोग थे जो साथ में, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया। लेकिन जब 2019 का रिजल्ट आया और इस बार जब चयन हो गया, तो इतने लोगों के फ़ोन आए, मतलब जिन्होंने कभी संघर्ष के समय याद नहीं करते ना, तो वो भी आपको याद करने लगते। राइट। और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब खुशी में शामिल होना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि यदि संघर्ष के समय सब अपने साथ रहे ना, तो संघर्ष का सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। राइट। और ये आई थिंक हर इंडस्ट्री में, हर फेज में होता है कि आपको स्ट्रगल में साथ खड़ा हो कोई नहीं मिलता, लेकिन आप जब सफल हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो आपको हर जगह से कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलते हैं। राइट। वो जो कहा जाता है ना कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। सो ट्रू। राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू MPPSC प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स में आपने क्या सही किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रीलिम्स आप क्रैक करने में आसान रहा? प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजीज क्या रही वो भी आप बताइए हमारी ऑडियंस को। प्रीलिम्स को लेके ओवरऑल आपने कैसे तैयारी की? प्रीलिम्स से हम, प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ तैयारी करने जा रहे हैं,
तो हमें डायरेक्ट पढ़ाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सिलेबस और एक होता है आपके पास प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पेपर्स। राइट। आप सिलेबस को रखता है, मतलब जैसे मैं पहले सिलेबस को रखा, सामने जब 2019 में पुराना ओल्ड सिलेबस था उसके पेपर्स को रखा, तो उसमें एक आपको पैटर्न देखने मिलेगा कि हर व्यक्ति का कहते हैं मनोविज्ञान होता है, जैसे एग्जाम सेंटर है उसका भी अपना मनोविज्ञान है। राइट। यदि आपसे मैं कहूँ कि आपको कोई काम करना है, कोई किसी तरह की वीडियो बनानी है, ठीक है आपको, तो आप कहीं से इंस्पिरेशन लेंगे, जरूर लेंगे, आप उसको देखें, उसके जो प्रभावी तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे, आप उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और यही होता है एग्जाम पेपर में। आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखिए, आपको उनमें पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर इस क्षेत्र से ईयर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से एकेडमी का क्वेश्चन पूछा है, स्पोर्ट्स से, या फिर आयोग से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। पहले एक्ट्स हुआ करते थे तो एक्ट में प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हुआ करते थे। राइट। उस पैटर्न को देखने के बाद आप फिर सिलेबस से पढ़ाई कीजिए, आप कभी गलत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको तब समझ में आ जाता है कि हमको कहाँ मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इस तैयारी में यह जानना कि हमको क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, राइट, लेकिन जो छोड़ना सीख गया ना उसको सफलता मिलती है। और ये फॉर्मूला मैं मानता हूँ अवश्य काम करता है। सिलेबस और प्रीवियस एग्जामिनेशन के बीच का जो फेज है, अंतराल है, इसको गैप कह सकते हैं, उसी को मैं तैयारी मानता हूँ और उसी को मैं अध्ययन मानता हूँ। आपने बताया कि सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो, और हर टॉपर हर साल जब भी सिलेक्ट होता है, कोई भी जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स है, मेनली हर कोई एडवाइस करता है कि पीवाईक्यू और सिलेबस पे ध्यान दो। उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स है जो सिलेबस और पीवाईक्यू पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसके ऊपर आपकी क्या व्यूज़ है, क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो मुझे लगता है कि कई बार भेड़ चाल जो होती है ना, उसके कारण गलत फैसले लेते हैं लोग। उनको समझना चाहिए, ठीक है, कहीं भी हो आप जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं या जिसको अनुभव कहते हैं, तो आप आधिकारिक अनुभव पर जाइए, ठीक है। आप बाजार जो है ना उसका पीछा करेंगे तो आप कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं, और भ्रमित हो जाते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि बच्चे बहुत लगाते हैं, MCQs लगाते हैं, इधर उधर से सोर्सेस से लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक निश्चित हिस्सा होता है जिसकी भूमिका होती है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आप जब समझ के पढ़ के लगाते हैं ना, वो जिसको कहते हैं कि हम कॉमन सेंस डेवलप होता है, उस कॉमन सेंस से आपको वो क्वेश्चन को हल करने की भी जो समझ है विकसित हो जाती है, जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, और वही आपको एग्जाम में लीड दिलाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर मेंस स्ट्रैटेजी। मेंस में कैसे प्रिपरेशन किया आपने, क्या स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ की है मेंस को क्रैक करने के लिए? मेंस वही है कि मेंस बहुत बड़ा सिलेबस है, राइट, ठीक है। सबको पता है कि इतिहास होता है, भूगोल होता है, राज्य व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, और नए सिलेबस को देखा जाए तो विज्ञान है, तकनीक है और एथिक्स है, ठीक है। जैसे एथिक्स की हम बात करते हैं, यदि हम पेपर बाई पेपर करते हैं, सबसे पहले एथिक्स को उठाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा MA इंग्लिश लिटरेचर से है और मुझे पसंद भी है ये सब्जेक्ट। मैंने इंदौर आकर पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी था, तो बड़ा मजा आया। तो एथिक्स है, हम क्या करते हैं कि हम उन परिभाषाओं में फंसे हुए होते हैं जो किताबी हैं, ठीक है, राइट। वो कुछ हद तक 3 मार्कर 2 मार्कर जो हमारे आते हैं उनमें काम आती हैं, लेकिन जो हमारे आज के समय में 5 मार्कर और 20 मार्कर्स हैं हमारे, उनमें आपको प्रैक्टिकल अप्लाइड एथिक्स देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमको सोचने का तरीका देखना होगा। राइट। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जैसे क्वेश्चन आता है कि जो लोक प्रशासन है उसमें एथिक्स की क्या भूमिका है समकालीन समय में, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वही जो घिसा पिटा क्वेश्चन है कि आंसर जो होते हैं, फ्रेम होते हैं, सबके पास वही है, क्योंकि यदि आप मार्केट में सब लोग एक सा ही पढ़ रहे हैं ना, तो सब लोग एक सा ही लिख रहे हैं। अब हम जिसको आज के समय में कहते हैं AI शब्द बहुत चल रहा है, आपने देखा हो, आर्टिफिशियल बहुत, ठीक है। तो एक एथिक्स के माध्यम से उदाहरण देता हूँ। आपको एक लोक सेवक बनना है, लोक प्रशासक बनना है, एक नीति निर्माता भी बनना है आपको। राइट। नीति निर्माता बनने के कारण आपको सोचना होगा, चलो सपोज करिए टेस्ला के कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, राइट, ड्राइवरलेस कार। राइट। तो दर्शन शास्त्र में एक फेमस पुली डायलेमा कहते हैं, ड्राइवर्स डायलेमा कहते हैं, उसको हम AI के नज़रिए से देखते हैं। आप एक नीति निर्धारक हैं, आपको AI के लिए एक पॉलिसी बनानी है कि ड्राइवरलेस कार किस तरीके से चलेगी। सपोज करिए ये एक आपकी कार है, ड्राइवरलेस कार, ठीक है। आप इसको सड़क पे ये जा रही है, उसमें मालिक बैठा हुआ है, सामने से अचानक से एक ट्रक आ जाता है, फुटपाथ पर कुछ लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये AI है, कृत्रिम बुद्धि है। अब इसको इसी समय फैसला लेना है, ट्रक के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हैं, ठीक है, और इसको अब डिसीजन लेना है कि ये अपनी मालिक की जान बचाए। मालिक की जान बचाएगा
तो इसको फुटपाथ पे चढ़ाना पड़ेगा। फुटपाथ पे चढ़ाएगा तो निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी, और यदि ये निर्दोष लोगों की जान बचाएगा तो मालिक की जान चली जाएगी। यदि मालिक की जान चली जाएगी तो कोई इसे खरीदेगा क्यों, इस तरह की एल्गोरिथम को। और यदि ये ना निर्दोष लोगों की जान ले देगा, ठीक है, तो इस तरह की एल्गोरिथम को गवर्नमेंट अप्रूव ही क्यों करेगी। राइट, इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए कि नई चीज़ें कैसे। अब यहाँ पे एथिक्स के कई सारे डायलेमास हैं, आप इनको अपने आंसर्स में लिखिए। नए चैलेंजेस क्या हैं आज 21st सेंचुरी में, क्या चैलेंजेस है। आप 19वीं सदी की बातों से 21वीं सदी के आंसर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कुछ नवाचार कर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा, और इसकी बातें हमें मिल जाती हैं हमारे आसपास घट रही घटनाओं से। बेसिकली इनोवेशन लाना है आपको, आपकी राइटिंग। ये एथिक्स का एग्जांपल है, आप कहीं भी देख सकते हैं। एनर्जी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए हैं 2070 तक में कार्बन न्यूट्रल करना है। एनर्जी की एक पूरी यूनिट है पेपर 3 में। बच्चे सब फॉसिल फ्यूल पढ़ लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। कैसे कि हम एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आए, ठीक है। हम किस तरह से सरकार के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करें। थोड़ा सा रुक के हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें भी सुने ना, वो हर अपनी बात में उन क्लूज को छोड़ जाते हैं जो हमारे उत्तर बन सकते हैं। राइट, जैसे पंचामृत उन्होंने दिया, तो पंचामृत हमारे उत्तर बन सकते हैं, उनमें कई सारे हमें हिंट्स देते। तो आपको थोड़ा जागरूक रहना है, अपने आसपास क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और हमारे आसपास की संस्कृति में क्या चल रहा है। मतलब बेसिकली आंसर राइटिंग जो आप करोगे उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितने बेहतर मार्क्स मिलेंगे। राइट, अच्छा, बिल्कुल, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वही सब पढ़ रहे हैं, आप भी वही पढ़ रहे हैं, तो सबको जितना मिलेगा आपको भी उतना मिलेगा, लेकिन आपको मेज निकालने की थोड़ी सी एज जरूर चाहिए। लाइक यू सेड कि अच्छा कंटेंट आपको लिखना चाहिए। अच्छा कंटेंट का मतलब क्या होता है, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा। अच्छा कंटेंट का मतलब होता है, सबसे पहले तो प्रश्न में जो पूछा है वो, क्योंकि प्रश्न के समझने की प्रकृति एक मैंने बच्चों में देखी, कई बार मेरे साथी लोग भी रहते हैं, प्रश्न में कुछ पूछा होता है, वो कुछ लिख देते हैं, फिर कहते हैं मेंस नहीं निकलता, ठीक है। और अच्छा कंटेंट ये होता है कि आप प्रश्न की प्रकृति को कितने आयामों में कवर करें, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस में आप कवर कर सकते हैं। राइट, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी विषय पर आप ये फाइंड कर लें कि कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, तो आपको सारे उत्तर जो है मिल जाते हैं। शुभम भाई, मेंस के बाद में हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2020 और 2019 जी। आप दोनों बार इंटरव्यू में क्या डिफरेंस रहा है, इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? 2020 का जो मेरा इंटरव्यू था, पहली बार 8 मई को मेरा इंटरव्यू था। ओके, तो मरकाम सर का मुझे बोर्ड मिला था, और पहली बार तो डर लगता है ये सब। राइट, सीधी सी बात है, पहली बार आप जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो वो असाधारण होता है अपने लिए, असहज होता है, ठीक है, क्योंकि आपने जीवन का इतना कुछ उसमें जो इन्वेस्ट कर दिया, इमोशन, टाइम, एनर्जी, तो वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। जब मैं एंटर कर रहा था रूम में, मेरे को 12:30 बजे बुलाया गया, तो मैं गया इंटरव्यू, और लगभग 1:45 बजे के आसपास, मतलब 1:40 हो रहा होगा, मुझे याद है। मैं एंटर करता हूँ, और सामने 3 महानुभाव जो हमारे गणमान्य नागरिक होते हैं बोर्ड मेंबर के, वो बैठे थे। मुझे पता चलता है मरकाम सर का बोर्ड है। मैं एंटर करता हूँ मुस्कुराते हुए और बैठता हूँ। तो उस समय हल्का सा पेट में जो होता है ना, तितलियाँ उड़ना, हल्की सी तितलियाँ उड़ी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब जो मुस्कुराहट दी मरकाम सर ने, तो वो सब गायब, बैठ गया। पहला इंटरव्यू था, मुझे लगा कि पूरा का पूरा मेरा डेफ पर इंटरव्यू था। अच्छा लगा मुझे। जैसे मेरी हॉबी थी कविता लिखना, तो बाकायदा सर ने बोला कि आपने रिसेंट में कोई कविता लिखी हो तो वो आप उसको जरूर सुनाए। ओके, यदि तो मैंने सुनाई भी उनको, और आपकी अनुमति हो तो यहाँ भी सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या थी कविता? तो वो कविता थी कि चूँकि उस समय संघर्ष में ही हैं हम सब, जब तक चयन नहीं हो जाता संघर्ष है। तो कभी कभी हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बाधाएं आती हैं। तो वो इस थीम पर थी कि बाधाएं आए लाख मगर ना मांग दया की भिक्षाएं, तुम उठो जुटो लड़ना सीखो, ले लो साहस की दीक्षाएं, विपदाओं का क्या कहना है यह तो जीवन की परीक्षाएं, डर गए जो एक क्षण में तुम वीर, तो कच्ची थी तुम्हारी शिक्षाएं, कच्ची थी तुम्हारी शिक्षाएं। ये मेरी स्वरचित कविता थी जो मैंने इंटरव्यू में सुनाई थी, और सभी लोग खुश थे। उसके बाद वो सब लोग हिंदी साहित्य पर चले गए थोड़ी देर के लिए। और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी साहित्य पर था। तो वो लोग आपस में लास्ट में बोलते हैं बोर्ड मेंबर्स कि हिंदी साहित्य पढ़े हो तुम या अंग्रेजी साहित्य पढ़े हो। तो दोनों, मुझे साहित्य पढ़ना पसंद है, तो दोनों ही था मेरा। ठीक है। और उसके बाद जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहली बार इंटरव्यू का, और दूसरी बार जब मैं गया तो 23 अगस्त को मेरा इंटरव्यू होता है।
और इस बार पहली बार जो था ना, असहज और असाधारण, वो वाली फीलिंग नहीं थी। इस बार ऐसा लग रहा था हाँ चलो ठीक है, पहले इन दरवाजों में पहले घूम आए, अब फिर से घूम आते हैं। डर निकल गया, डर निकल जाता है, ठीक है आपका। जब आप दूसरी बार किसी काम करने जाते हैं तो डर निकल जाता है, राइट। और समय के हिसाब से देखें तो 2020 के बाद 2019 आ रहा था, ठीक है। कहते हैं कि दूसरी बार में आपका सुधार होता है। मीन्स पहले लिख चुका हूँ 2019 का और 2020 का बाद में लिखा, लेकिन इंटरव्यू 2020 का पहले दे चुका, 2019 का देने देखना है तो क्रॉस करेक्शन। और दूसरी बार गया तो मेहरा सर का बोर्ड था, थोड़ा मेरे लिए ऐसा लगा कि पहली बार जितना अच्छा था उसका एग्जैक्टली अपोजिट दूसरी बार वही कई सारी रैंडम चीज़ें थी, आर्बिट्ररी थी, और जिनके उत्तर बने मैंने दिए और जिनके उत्तर नहीं बने मैंने नहीं दिए। लेकिन ठीक है, वहाँ पे आपको पास ऐसा खोने के लिए कुछ होता नहीं है। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण एक तरीके से एक साक्षात्कार है। अच्छे लोगों के साथ एक वार्तालाप मानकर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं होगा, आप रिलैक्स रहेंगे और आपको भीतर से आकर बहुत खुशी होगी। उम्मीद के साथ आएंगे आपकी आज मेरा जो लिफाफा है वो बंद हो गया किस्मत का, राइट, जो कल खुल गया। रैंडम टू बी स्पेसिफिक, वहाँ पे क्या हुआ था? किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे और पूछे गए थे सेकंड टाइम में? सेकंड टाइम में जैसे कि मुझसे पूछा गया कि चेतन भगत की जो पुस्तकें हैं कौन सी पुस्तकों पर फिल्में बनी है, तो मैंने उत्तर दिया उनका जो फिल्में मुझे पता थी। उस समय मुझे काइपोचे याद आई, और जिस पर शायद 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर है, मैंने 3 इडियट्स का नाम लिया जो 5 पॉइंट संबंध पर थी, और तीसरा मैंने 2 स्टेट्स का नाम लिया था, तो उस पर 2 स्टेट्स मूवी थी। तो उसके बाद जो हमारे चेयरमैन थे बोर्ड के, वो बोलते हैं हाफ गर्लफ्रेंड आपने नहीं देखी क्या? मैंने कहा सर नहीं देखी। उसकी कहानी सुना पाओगे? मैंने कहा सर पढ़ी भी नहीं है। तो ये थोड़ा मेरे लिए रैंडम था, मैंने नहीं पढ़े थे, एग्जैक्टली नहीं पढ़े थे। और जैसे एक मूवी था कि ऊधम सिंह की कहानी के बारे में पूछा था, तो फिर ऊधम सिंह जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में बता दिया था। और अचानक से फिर अगला क्वेश्चन जैसे रैंडमली आया कि नाटू नाटू जो गाना है उसमें कौन सा भारतीय दर्शन है, तो थोड़ी देर के लिए मैं अबाक हो गया था एकदम से। ओके, सब पका गया कि ये भारत में नहीं तो ना तेलुगु गाना सुना है। उन्होंने बोला मूल गाने के बोले, हिंदी वाला सुना था तो उसमें तो कुछ लाल मिर्ची बिच्छू डसले सांप डसले नाचो नाचो ऐसा कुछ था, मैंने इसमें तो दर्शन समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कोशिश की अपने तरीके से, साहित्यिक तरीके से बचाने की कोशिश की, और मैंने बचाया उसको। नाइस, वेरी नाइस। अब एक चीज़ जैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हुआ, एंड आई फील कि इन सभी के लिए अप्रोच एक माइंडसेट ज़रूरी है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, चाहे वो MPPSC हो UPSC हो, राइट। MPPSC के लिए अप्रोच क्या था आपका, और कैसी अप्रोच, कैसा माइंडसेट हर एस्पिरेंट का होना चाहिए? अप्रोच की बात आती है तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, डू योर बेस्ट, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। 2 ही चीज़ें होती है, या तो बेस्ट होता है या वर्स्ट, राइट, ठीक है। या तो हम क्या उससे इतना ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जिसको कई बार कहते हैं हम, एक टर्म कहा जाता है लिटरेचर में, इर्राशनल ऑप्टिमिज्म। इर्राशनल ऑप्टिमिज्म मतलब अतार्किक आपका आशावादी हो जाते हो। तो आप सोचते हो कि यदि प्रीलिम्स है तो मैं 100 में से 100 क्वेश्चन सही करके आ जाऊँगा। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि सबसे पहले कि सबसे गलतियाँ होंगी एग्जाम में हर कोई गलती करने वाला है, आपको उनकी तुलना में कम गलतियाँ करना है। जो कट ऑफ्स होते हैं लास्ट में बाउंड्री पर जो बच्चे होते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से रुकते हैं, बस उन्होंने जो बच्चे कट ऑफ के पार हैं उनसे 1-2 ज़्यादा गलतियाँ करनी। तो गलतियाँ सबने की हैं, राइट, गलतियाँ सबने की हैं, मैं उनको गलतियाँ ही मानता हूँ, लेकिन आपने थोड़ी कम। तो आपको प्रीलिम्स में इसी तरह सोचना चाहिए, जिस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति कर सकता है उसको आपको कभी गलत नहीं करना है, राइट, क्योंकि उसको गलत करने के बाद आप पिछड़ जाते हैं। और आपको पता है कि ये प्रश्न ही ऐसा है, अपनी मेरी किताबों में नहीं पढ़ा है, और सब लोग लगभग वही किताब पढ़ रहे हैं, तो वो किसी से नहीं बन रहा होगा, 99% लोगों से नहीं बन रहा होगा। तुक्के में सही हो जाए तो वो 1% लोगों का तुक्का सही होता है, उसमें अपन को घबराना नहीं है। तो जो हिस्सा ऐसा है जो सबसे सही हो रहा है वहाँ हमको गलती नहीं करना है, ठीक है, और जो सबसे नहीं बन रहा है वहाँ हम भाग्य के भरोसे हैं। तो आपको बेस्ट नहीं करना है, आपको औरों से कम गलतियाँ करना है, और यही मेंस में, राइट। मेंस 1400 नंबर का है, सारे 3 मार्कर सबसे नहीं बनेंगे। हिस्ट्री में जैसे मैंने देखा है 19, 20, 21 3 मेंस लेके, तो 5 3 मार्कर तो मेरे से हर बार नहीं बनते, वो आउट ऑफ द बॉक्स ही होते मेरे लिए पहली बार सुन। तो मैंने एटीट्यूड ये बना लिया वैसे 5 बनेंगे ही नहीं, लेकिन बाकी के जो 10 होंगे उनको मैं परफेक्ट लिखूंगा, उनके लिए मैं मेहनत करूंगा, और उन 10 के लिए मेहनत करता हूँ, मैं 15 की नहीं करूँगा, ठीक है। और जिसने ज़्यादा गलतियाँ की मतलब सब बुरा प्रदर्शन करेंगे। मीन्स को हम मान लें कि सारा ओवरऑल 1400 नंबर का है, तो
मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 15% मेरे से नहीं बनेगा, राइट, ठीक है, 10% भी मेरे से नहीं बनेगा, और लोग होंगे गलतियाँ करेंगे, यदि वो 15% तक लेगा और मैंने 10% तक उसको रोक लिया, तो जो 10 से 15 के बीच का 5% के नंबर का जो डिफरेंस है 70 नंबर का जैसे मान के चले, तो वही आपको बड़ा दिलाता और इंटरव्यू कॉल में ले आता है। राइट। तो गलती आपको करनी है लेकिन औरों से कम कर। बुरा सब करेंगे, बदतर सब करेंगे, आपको औरों से कम बुरा करना है, औरों से कम बदतर। दैट इज द प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। दिस इज प्रिपेयर फॉर। और आई थिंक ये एक स्मार्ट अप्रोच है एग्जाम के प्रति। आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, Right. आपको पता हो जाए कि आप सर्वज्ञ नहीं है, आप ईश्वर नहीं है, Right. आप इंसान हैं, आप भी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सेंस वाली गलतियां वो आप नहीं भुगत सकते इस परीक्षा। MPPSC की इस इतनी लंबी प्रिपरेशन के दौरान प्लान बी के बारे में मुझे बात करना है, जो हम ऑफ द कैमरा कर भी रहे थे। प्लान बी को लेकर आपकी क्या व्यूज़ है? आपकी लाइफ में क्या कोई प्लान बी था, और क्या प्लान बी किसी एस्पिरेंट को प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आपके व्यूज़ क्या हैं? प्लान बी कई सारे फैक्टर्स पे जैसे मैं मानता हूँ कि डिपेंडेंट है, ठीक है। यदि आपका दृढ़ संकल्प है, ठीक है, तो आपको प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। आपकी घर की स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो आपको मजबूर करती हैं प्लान बी के लिए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। राइट। मेरा जो केस है, तो मैं हमेशा से, जैसे विवेकानंद जी मुझे बहुत पसंद है, तो वो अक्सर उनका एक फेमस कोटेशन है, एक लक्ष्य चुनो, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो और सब कुछ भूल जाओ, वो लक्ष्य आपको अवश्य मिल जाएगा। मैंने पीएससी को चुना, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी दूसरी, इसके अलावा पीएससी के अलावा मैंने कोई परीक्षा नहीं दिया। कई बार डर लगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन कहते हैं स्वयं पर भरोसा रखना सबसे बड़ी बात होती है। राइट। और एक बात जो मैंने महसूस की इस तैयारी में, कि जब आपके पास विकल्प नहीं होते ना, तो आप अपनी पूरी जी जान से उस पर फोकस हो के अपना कार्य करने लगते हो। राइट। आपको हर स्थिति में कहीं ना कहीं आपको दिमाग में चल रहा है कि मेरे पास विकल्प नहीं है, ठीक है। करेक्ट। जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप चुनते हैं, ठीक है। जब आपके पास विकल्प ही नहीं होंगे तो जो आपके पास शेष है आपको वही चुनना पड़ेगा। तो मैंने विकल्प ही नहीं रखा, मैंने पीएससी को ही विकल्प रखा। जो होता है उसको देखते बाद में, और जैसे पोस्ट ऑफिस में भी हो गया, तो वो समय था, उस समय की मेंस हो चुका है, वो इंटरव्यू होना है, तो ठीक है, तब तक के लिए कर लेते हैं, कोई गतिविधि आगे नहीं बढ़ रही है, राइट। तो उसके लिए ज्वाइन कर लिया था। और बाकी उससे मुझे बहुत सीखने मिला है अपनी नौकरी से। वंडरफुल। आपका सबसे संघर्षमयी पल कौन सा रहा है जिसमें आपको लगा कि यार अब मुझे पीएससी छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि 2019 का रिजल्ट 2023 के दिसंबर में आना, ये दर्शाता है कि बहुत तकलीफ़ें हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि अब मुझे पीएससी क्विट कर देना चाहिए? क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था, आज वो लोग पीएससी से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, या तो उन्होंने कोई और करियर ऑप्शन ढूंढ लिया, या फिर वो वापस घर चले गए हैं, फैमिली बिजनेस या खेती करने लगे। तो ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं। इसके ऊपर आपकी क्या व्यूज़ है और क्या संघर्ष आपके रहे हैं? ये व्यक्तिगत होता है, ओके। मतलब हर किसी में, यदि मेरे जो कारण रहेंगे, मेरे जो हालात रहेंगे, तो मैं नहीं मानता कि वो किसी दूसरे पर्सन पर एज इट इज लागू होंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन चूँकि सामाजिक जीवन में सभी को एक जीवन में, जैसा मानता हूँ कि एक वित्तीय स्थिरता की ज़रूरत होती है, और कई बार हम जैसे जब प्रक्रियाएं लंबी हो जाती हैं तो थक जाते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये रही कि वाले 19 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, मेरा 20 का एग्ज़ाम निकला, मेरा 21 का भी एग्ज़ाम निकला, तो मुझे पता था कि ये नहीं आ रहा है, तब तक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं मेरे साथ, राइट, ठीक है। और जैसे प्लान बी के लिए है, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया था, तो मुझे पता है कि यदि जो एक अच्छा रीडर होता है ना, वो एक अच्छा टीचर अवश्य बन सकता है। राइट। मतलब सोचा नहीं, कभी इस बारे में सोचा नहीं, और लेकिन था कि नहीं होता तो ये ठीक है, हो ही जाएगा, लेकिन रखा नहीं, कभी प्लान बी के लिए सोचा नहीं। जैसे पृथ्वी के संदर्भ में कहते हैं, बचाने के संदर्भ में कहते हैं, उसको उल्टा न समझ लें कि देयर इज नो प्लैनेट बी, वी हैव टू एक्ट नाउ, ठीक है। तो इसी तरह से देयर इज नो प्लान बी, वी हैव टू एक्ट नाउ। तो मेरे पास पीएससी के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, मुझे इसी के लिए तैयारी करनी है, तो मैं पढ़ूंगा। जब डर लगेगा, मुझे डर का समाधान लगता है, पढ़ने बैठ जाओ, राइट। यही सब समस्या का समाधान है। आपको पता है पेपर आपका कैसे निकलेगा, पढ़ने से निकलेगा, मेंस आपका कैसे निकलेगा, लिखने से निकलेगा, तो आप वो काम करने लगे जिस चीज़ से आपको डर लगता है।
और डर के सामने आप वो काम करते हैं ना, तो आप उम्मीद को पैदा करते हैं, और जब उम्मीद से आपकी दोस्ती हो जाती है तो दुनिया में सारे काम हो जाते हैं। ऐसी कौन सी आपकी टिप्स है जो आपको लगता है, क्योंकि आपने एक लंबा समय बताया इस पूरी प्रोसेस के अंदर, व्हाट डू यू फील कि हर एस्पिरेंट को कौन सी चीज़ें करना चाहिए जिसकी उसकी प्रिपरेशन और आसान हो पाए? एस्पिरेंट को सबसे पहले तो जो भेड़ चाल का माहौल है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। ओके, ठीक है, मैंने कई बार यहाँ पे बच्चों से बात की है, जैसे मैं पढ़ाया तो कई सारे स्टूडेंट थे, तो उनकी एक समस्या रहती है कि सर यहाँ पे इतने लोग हैं, लाइब्रेरी में दिन भर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के डर लगता है। आपकी लड़ाई उनसे कतई नहीं है, हर व्यक्ति की लड़ाई खुद से होती है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली बात होती है, तो माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ता कोई आदमी, ठीक है, स्वयं की जो सीमाएं होती है ना, उनको पार करता है। ठीक है, तो व्यक्ति को स्वयं से बातचीत करना चाहिए। हम जिस भी फेज में जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं होता हूँ, मैं स्वयं से बातचीत करना पसंद करता हूँ। स्वयं से बातचीत करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको समझ में आता है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। यदि मेरी जो निर्णय लेने की क्षमता है दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने लगे, तो जिसको कहते हैं मेरी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आपकी इसे 3 सिद्धांत होते हैं। पिताजी अक्सर बचपन में 3 सिद्धांत सिखाते थे कि जैसे people will behave as they are, events will happen as they would have, but your reaction will matter। ठीक है, चीज़ें वैसे घटेंगी जैसे उनको घटना होगा, लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे उनको करना होगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया, उन चीज़ों के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा भविष्य का निर्धारण करेगी सब कुछ। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है इस परीक्षा में। लाइक, और वो आई थिंक सबसे मेन रिक्वायरमेंट ही वही पढ़ सब सकते हैं, साइकोलॉजिकली अपने आप तैयार करना है। जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उसी के कारण तो परीक्षा में गलती होती है। लोग कहते हैं हमने गलत बोला, भर दिया, आप तैयार ही नहीं थे उसके लिए। आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने कैसे प्रिपरेशन किया? क्योंकि आई गेस आपने, जब हम बात करें तो आपने बताया आप दृष्टि के नोट से पढ़े हो, गूगल से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी किया है, तो क्या कोई एकेडमी इन्वॉल्वमेंट रहा है और क्यों आपने किसी एकेडमी को नहीं रहा? मतलब सेल्फ स्टडी ने आपको कैसे हेल्प आउट किया है, क्या स्ट्रैटेजीज थी? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस चीज़ का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं ना, तो आपकी समझ स्वयं से विकसित होती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। यदि आप सपोज करिए कि मैं आपसे कोई चीज़ समझूँ अभी, ठीक है, तो आप मुझे उतना ही समझाएंगे जितना आपने उसको समझा है, और उसमें आपका जो दृष्टिकोण है वो हावी रहेगा। हो सकता है आपने जो मेन जो चीज़ हो उसको छोड़ ही दिया, समझ ना पाए, और यदि वही मैंने स्वीकार कर लिया तो मेरा ही वही दृष्टिकोण बन जाएगा। करेक्ट, ठीक है, तो ये अक्सर होता है जब आपको कोई एक ग्राउंड लेवल पे कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाता है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो बहुत अनुभवी होता है उसके साथ ऐसा नहीं मिलती। कोई अनुभवी टीचर है ना बहुत, तो आपको बहुत अच्छे से बताएगा, सारे डायमेंशंस दिखाए। जैसे चांद है, हमने चंद्रयान 3 में साउथ पोल पर लैंडिंग कराई है, वो यहाँ से तो नहीं दिखता है, ठीक है, वहीं जाके दिखता है, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति होगा ना, वो आपको यहाँ से भी चांद की साउथ पोल दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ठीक है, जो किताब में दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, तो आपको नहीं दिखने वाली चीज़ें भी दिखने लगती हैं, और उन्हीं से आपकी तैयारी होती है। मैंने कहीं पे सुना था कि किताबें पढ़ते हो तो किताबें को पढ़ना किसी एक व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने के बराबर है। इसी कारण से किताब जब आप पढ़ते हो तो आपका ब्रेन रिटेंशन पावर भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। एनीथिंग रिलेटेड टू MPPSC एग्जामिनेशन जो आप हर एस्पिरेंट को शेयर करना चाहें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद से एक अफरा तफरी मची है, हर कोई जानना चाहता है कि कोई इंसान कैसे टॉपर बना है, क्या तरीके यूज़ करके आप सफल हुए हैं, तो वो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप हर एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है? सबसे पहले स्वयं पर भरोसा रखना। यदि आप स्वयं पर भरोसा नहीं रख सकते तो आप गलतियां करेंगे। उसके अलावा जो अपने जिन चीज़ों पर आप भरोसा करते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हो, जिन रिसोर्सेज पे आप भरोसा करते हो, उन पर टिके रहिए। तो आप नए रिसोर्सेज को लेकर आएंगे, अपनी टाइम और एनर्जी को नए सिरे से खराब करेंगे, और पुराने पर टिके रहेंगे तो आपको नया नज़रिया मिलेगा। जैसे अक्सर आप भी पुस्तकें पढ़ते हैं, हाँ, कई सारी पुस्तकें रखी थी, तो मुझे लगता है कि आपने यदि कोई पुस्तक को आप 2 बार या 3 बार पढ़ते हैं, आपको हर बार नए तरीके से पुस्तक को जानने का मौका मिलता है। तो इसी तरह से अपने रिसोर्सेज को बार बार पढ़िए और नए रिसोर्सेज मत लाइए। जैसे ब्रूस ली कहता था, ब्रूस ली की बहुत अच्छी बात है कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसने 1000 तरह की किक की प्रैक्टिस एक बार की है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से ज़रूर डर लगता है जिसने एक किक की 1000 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो मुझे एक किक में हरा। तो अपने रिसोर्सेज को बार बार यदि पढ़ेंगे आपकी समझ विकसित होगी और आप उनमें परफेक्ट हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि परीक्षा में आप फिर
तारों को जोड़ना सीख जाते हैं। जो कनेक्ट द डॉट्स होता है ना, वो वहीं से शुरू होता है। ऑल राइट, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। और ख़त्म करने से पहले और 4 लाइनें कहना चाहूँगा। बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्ता जी ने अपनी भारत भारती में लिखी है ये, तो हर एस्पिरेंट के लिए है कि यदि आप इस PSC की परीक्षा में आ गए हैं तो ध्यान रखिए कि आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया, था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया, कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, करके हटेंगे हम किया मरकर हटेंगे काम से। वंडरफुल है। साथ ही आपका इंडियन एस्पिरेंट शो में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाउ डिड यू फील? बिल्कुल, आपसे बात कर कर ऐसा लगा कि मैं वापस उसी 2020 की फरवरी में पहुंच चुका हूं, जब आपको याद हो आप कैबिन में बैठे हुए थे और पहली बार आपसे मिलने आया था। राइट। और आपने पूछा था कि किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तब उस समय मेरी उम्र 23 हुआ करती थी। आज 27 हो गया हूँ। कोई बात नहीं, मेरी उम्र 23। वंडरफुल। और आपसे बात करते उस समय भी लगा था कि मैं तो ऐसा हूँ कि इस तरह का एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ कि अनजान व्यक्तियों से हेलो बोल देता, और इस तरीके से बहुत अच्छे दोस्ती मिल जाते हैं। और मानता हूँ कि उस समय जो आपसे दोस्ती हुई, रात को हमारी जो बात हुई कि आपके मोबाइल में मेरा नंबर निकला, मेरे मोबाइल में आपका नंबर निकला, तो हमेशा की तरह आप लगते हो कि नवाचार करने वाले व्यक्ति हो। आपने उस समय लाइब्रेरी में नवाचार किए थे, तरह तरह की बुक्स थी, मैगजीन्स थी, वो मुझे सबसे अच्छी उसी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था कि मुझे अपनी किताबों के अलावा भी यदि समय मिलता है तो मैं इनको पढ़ ही लूँगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अभी देखता हूँ आपका शो देखा मैंने, IAS शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और था किसी दिन यदि चयन होता है तो आपसे ज़रूर इस शो पर बातचीत करूँगा। और ईश्वर की और माता पिता की कृपा रही कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। वंडरफुल। सेम, क्योंकि जैसे ही मैंने नंबर देखा, हम रात को जब नंबर देख रहे थे, मैंने देखा कि यार ये नंबर तो हमारे पास है, क्योंकि आपका नाम मुझे पता था। ऑलमोस्ट जितने भी एडमिशन हमारे यहाँ लाइब्रेरी पे होते हैं, हर बच्चे का हमें कुछ ना कुछ बारे में पता होता है कि कहाँ से आते हैं। हम लोग बात करते हैं जनरली, इतना एक फ्रेंडली एटमोसफेयर देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही पता लगा शुभम अग्निहोत्री, मैंने कहा मोबाइल चेक किया, नंबर मिला, हमने उसी टाइम टेक्स्ट किया कि यार कॉन्ग्रेचुलेशंस और चलो आओ पॉडकास्ट करते हैं। दैट्स वंडरफुल होस्टिंग यू ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको एपिसोड देख के मज़ा आया है तो हमें कमेंट में लिख कर बताइए आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें अच्छी लगी है, क्या आपने इस एपिसोड से सीखा है। साथ ही आगे आप किन टॉपर्स या किन टीचर्स को इंडियन एस्पिरेंट शो पे देखना चाहते हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम उन्हें इन्वाइट करेगी ताकि हम आपके लिए इंस्पिरेशन, इन्फॉर्मेशन वाली स्टोरीज ला पाएँ। Thank you so much for watching this episode. Once again, do subscribe the channel and share this episode with more aspirants. Thank you so much.